हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, ऑप्टिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, आज की क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। और ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड बोर्ड्स में, मतलब सीबीएसई बोर्ड्स या कोई स्टेट बोर्ड देख लो, वहाँ पे पूछा जाता है। और ये अगर आपको समझ में आएगा, आज का जो क्लास अगर समझ में आएगा तो आगे आने वाला 2-4 क्लास आपको समझ में आएगा। और अगर आज की क्लास समझ में नहीं आएगा तो आगे आने वाले 2-4 क्लास में आपको समझ नहीं आएगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। ओके, और कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। ओके, चलो देखो भाई, चलो हेडिंग क्या डालना है हम लोग को? हेडिंग डालना है रिफ्रैक्शन थ्रू, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और आज पढ़ रहे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ओके, देखो, अगर कहीं पे अगर मेरा स्पेलिंग कोई गलत रहे तो उसको माइंड मत करना, अपना सही करके लिख लेना, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ओके, चलो देखो भाई, क्या है, क्या करते हैं हम लोग? कोई स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, है ना, कोई स्फेरिकल सरफेस लेते हैं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्फेरिकल सरफेस लेता हूँ। बताओ, कॉन्केव ले लें, कॉन्वेक्स ले लें? बताओ, कॉन्केव ले लें या कॉन्वेक्स ले लें? चलो मैं ऐसा करता हूँ, कॉन्वेक्स टाइप का ले लेता हूँ। ओके, चलो इस तरीक़ा से ले लिया। दिस इज़ द ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज़ पोल। ओके, तो ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गया। लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड optical center, or you can say center. Okay, line joining center and optical center is called optical axis. इसी तरीके से हम लोग जब पढ़ते थे मिरर, वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ते थे, बट इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस और यू कैन से लेंस, यू विल यूज द स्पेशल टर्म दैट इज ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, हिंदी में ज़्यादा बोलता हूँ तो शायद ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, तो मैं वही कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये अपना एक स्फेरिकल सरफेस लिया, उसको अगर ऑप्टिकल सेंटर दैट इज पोल और सेंटर को हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसको ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ओके, चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, मतलब ऑप्टिकल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट लिया। ओके, ऑब्जेक्ट देखो बेटा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? रिफ्रैक्ट करेगा। बट रिफ्रैक्शन के लिए सर, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग नॉर्मल के साथ होता है ना, तो हम लोग नॉर्मल तो पहले ड्रॉ कर दें। तो चलो मैं करता हूँ नॉर्मल ड्रॉ, दिस इज नॉर्मल। ओके, अब क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्ट करके चलो मान लो इस सरफेस, इस साइड का मान लो मीडियम 2 है, दिस इज मीडियम 1। ओके, और मान लो कि मीडियम 2 इज ग्रेटर देन मीडियम 1। ओके, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑन दिस साइड मीन्स राइट साइड इज डेंसर मीडियम इन कंपेरिजन टू लेफ्ट साइड। ओके, तो क्या होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल के साइड में होगा। तो देखो, ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसको कहीं पे कट कर रहा है, लेट दिस पॉइंट भी। तो अब आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर कहीं पे कट किया, डेट इज इमेज। ओके, है ना। चलो देखो, इस पॉइंट को जहाँ पे इंसिडेंट किया उस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए। ओके, समझ में आया? अब किसी एंगल पे इंसिडेंस किया होगा, लेट दिस बी एंगल भी आई। ओके, और रिफ्रैक्ट जो किया होगा नॉर्मल के साथ, मान लो कि आर बना रहा है। ओके, समझ में आया? इस एंगल को मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ बीटा,
एंड दिस एंगल भी गामा। ओके, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ कि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ए से ऑप्टिकल एक्सिस पे। ए से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, सॉरी, ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरीक़ा से आएगा, है ना। अब देखो अगर ये तो P है और ये ऑप्टिकल जो ड्रॉ किया, मान लो दिस भी L। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किए हैं, वो स्फेरिकल सरफेस बेसिकली बहुत बड़ा नहीं है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है, एक स्फेयर का छोटा सा कटा हुआ पार्ट है। मान लो कि अगर स्फेयर ये है तो इसका छोटा सा कटा पार्ट को मतलब क्या, कौन सा पार्ट बोलेंगे, ये पार्ट को। अब इतना छोटा सा पार्ट को मैं जूम करके दिखाया हूँ, है ना, इतना छोटा सा पार्ट को मैं जूम करके दिखाया हूँ। तो ये छोटे सा पार्ट जो है उसका अपर्चर का लेंथ देखो बहुत छोटा होगा, अपर्चर का लेंथ जो होगा बहुत छोटा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस, कंसीडर्ड अ स्फेरिकल सरफेस, considered a spherical surface is of a small aperture, is of a small aperture। considered a spherical surface is of, मैं जो spherical surface को consider किया हूँ उसका aperture बहुत छोटा है। it means what, it means angle I and angle R, angle I and angle R is tending to 0, angle I and angle R is tending to 0, angle I and angle R is tending to 0, और P coincides with L, P coincides with L, P और L जो है दोनों एक पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे से अपर्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, चलो बेटा अब क्या करते हैं, I और R तो अप्रॉक्सीमेटली 0 है, अप्रॉक्स 0 मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रॉक्स टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा एंगल है इसका मतलब, है ना। जब हम लोग स्मॉल अपर्चर की बात करते हैं तो बहुत छोटा एंगल है। अगर अब हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे अप्लाइंग, देखो बोर्ड्स एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है स्नेल्स लॉ, भाई अप्लाई करो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और क्योंकि ये मैं कह चुका हूँ कि I और R इज टेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली टू 0, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, एंगल I और R जो है अप्रॉक्सीमेटली 0 के आसपास है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन I कैन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I एंड साइन R कैन अप्रॉक्सीमेटली रिटेन एज R। लिख सकते हैं, हाँ सर। तो फाइनली अब हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, μ1 sin I सॉरी ये तो पहले से था, मतलब हम लोग लिख सकते हैं μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ ये चीज़ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन I को मैं I लिख सकता हूँ और साइन R को मैं R लिख सकता हूँ, और वो इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि ये I और R जो है बहुत छोटा एंगल है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कहीं पे हो ही नहीं रहा होगा, है ना। चलो नाउ आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, है ना। देखो अब हम लोग अगर आगे प्रोसीड करें तो यहाँ से देखो ये ट्रायंगल, अगर मान लो ये दिस इज ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इधर ये साइड देखना, ओके, ये साइड अगर देखना है, यहाँ से आपको क्या देखना है, आपको देखो ध्यान से, मैं ट्रायंगल AOC की अगर मैं बात करूँ, ट्रायंगल AOC की मैं बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू I। क्या लिख सकता हूँ,
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। क्लास 10th में आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई। ओके, तो मैं इसे फर्स्ट लिख सकता हूँ। सिमिलरली ट्रायंगल ए सी एंड आई की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। दिस इज सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बेटा, कि सर हम तो ये लिख सकते हैं अब कि μ1 आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा। ओके, एंड μ2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर, दैट इज बीटा माइनस गामा। क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो कि सर आप नहीं लिख सकते हो। मुझे तो लगता है मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में मार्कर है। अच्छी बात है, चलो ठीक है सर, फिर आपके हाथ में मार्कर है तो लिखो। चलो मैं ऊपर से थोड़ा इरेज करता हूँ, है ना। आप लोग वीडियो स्टॉप करके लिख लेना। ओके, चलो जी, आ जाओ। देखो यहाँ से ध्यान दो। इसका मतलब सर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? μ1 अल्फ़ा प्लस ऑफ μ2 गामा। इसको मैं ये साइड ले आऊँ सर? हाँ सर, ले आ जाओ। और मैं लिख सकता हूँ μ2 माइनस μ1 बीटा। क्या लिख सकता हूँ सर? यस सर, आप बिल्कुल लिख सकते हो। ओके, अब बेटा देखो, ये अल्फ़ा गामा एंड बीटा ऑल सब एंगल्स है ना, है कि नहीं है? अब जो, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ आई और आर अगर स्मॉल है तो उसको आई, साइन आई को आई लिख सकते हैं। अब अगर आई और आर ही स्मॉल है, अगर आई स्मॉल है तो अल्फ़ा और बीटा तो खुद ब खुद स्मॉल हो गया। सिमिलरली अगर आर स्मॉल है तो बीटा और गामा स्मॉल हो ही गया। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एज आई एंड आर टेंडिंग टू 0, इट means what? अल्फा बीटा एंड गामा इज also टेंडिंग टू 0। लिख सकते हैं। इसका मतलब अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? tan अल्फा। बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, tan बीटा। एंड गामा को लिख सकते हैं क्या? एंड गामा को लिख सकते हैं हम लोग tan गामा। लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो आ जाओ जी, क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan अल्फ़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं μ1 tan अल्फ़ा प्लस μ2 tan गामा, है ना, गामा नहीं tan गामा। ओके, tan गामा प्लस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 tan बीटा। ओके जी, हाँ सर, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? ठीक है सर, आगे देखिए क्या लिखेंगे सर, आगे बताइए। अब देखो बेटा, tan अल्फ़ा का वैल्यू बता दो। वहाँ से क्या लिखेंगे? tan अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से बताओ, P/B मीन्स μ1, P इज़ व्हाट? दिस AL, और यू कैन से AP। तो मैं लिख देता हूँ AP अपॉन OP। ओके जी, प्लस μ2 इंटू व्हाट? tan गामा। गामा इज दिस, इसलिए PI एंड AP। इसका मतलब क्या? AP अपॉन PI लिख सकता हूँ। वेरी गुड, इक्वल टू μ2 माइनस μ1। ओके, क्या लिखूँगा भाई? बीटा इज इक्वल टू AP अपॉन CP। लिख सकते हैं क्या? AP अपॉन CP। ओके, अब देखो बेटा, AP यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या मैं तीनों को यहाँ से AP कॉमन करके वहाँ से काट दूँ? तो लो, मैं कर दिया। ये पेन से नहीं, मैं दूसरे पेन से काटता हूँ।
खून कर देता हूँ इसका, क्या कर देता हूँ, खून कर देता हूँ। लो खून कर दिया। चलो भाई, अब कह देना सर AP कैंसिल कैसे कर दिए, तो AP को बेटा कॉमन कर लो, ऊपर उधर भी AP नीचे, फिर इधर भी AP, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, 12th क्लास में पढ़ते हो, उम्मीद कर सकते हैं इतना आता ही होगा, है ना। चलो अब देखो बेटा, OP इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PI is basically the image distance, and CP is basically the distance of center of curvature and optical center, है ना, या you can say radius of curvature, है ना। चलो जी, तो जब हम लोग पढ़े थे साइन कन्वेंशन, है ना, तो हर हमेशा बोले थे कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग रे और यू कैन से इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज नेगेटिव। ओके चलो जी, अब देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, हम लोग तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है ना। तो इस डिस्टेंस को हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, u, इस डिस्टेंस को लिखते हैं v, और इस डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, r। ठीक है, तो लिखते हैं OP इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है ना, बट डिस्टेंस हम लोग इधर मेजर कर रहे हैं। इट मीन्स माइनस यू, इट मीन्स माइनस ऑफ यू, है ना। PI इमेज डिस्टेंस, देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन मतलब ट्रेवलिंग रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसलिए प्लस V, एंड CP देखो इसका कर्वेचर देखो किस डायरेक्शन में, इस तरह से, इस डायरेक्शन में बता रहे हैं, मतलब सेंटर भी इस डायरेक्शन में और इंसिडेंट रे भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब CP इज इक्वल टू प्लस R, है ना। ये कैसे हम लोग लिखे भाई, ये हम लोग को अगर कोई बोल देगा कि ये कैसे तुम लिख दिए, ये कैसे तुम लिख दिए, है ना, अगर ये सारी बातें बोलिए कि आप यहाँ से ये चीज़ कैसे लिख दिए भाई, तो बोल देना यूजिंग साइन कन्वेंशन, है ना। जो साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं उसको यूज करके ये लिखे भाई। चलो जी, तो अब फार्मूला बेसिकली क्या आएगा, अब देखो अब क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन V माइनस ऑफ μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। देखो तो फाइनल फार्मूला ये आ जाएगा जब वैल्यू पुट करोगे। तो ये बेसिकली द इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिस पे हम लोग आगे काम करने वाले हैं, और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट पूरा इसी पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हम लोग प्रूफ सीखे हैं अभी, ये प्रूफ बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, 5 नंबर सब होता है प्रूफ, ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। और अगर आपको ये प्रूफ आती है, बेसिकली आपको जब JEE मेंस का एग्ज़ाम है या नीट का एग्ज़ाम है, JEE एडवांस का एग्जाम है, उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ फार्मूला। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर JEE एग्जाम्स। और ये ना कि JEE एग्जाम्स में इस तरीका कोई प्रूफ आता है, देयर इज़ ओनली मल्टीपल करेक्ट और सिंगल करेक्ट ऑप्शन। सो वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, आपको ये अगर याद है और इसके कुछ टर्म आपको मैं लिखवाऊँगा अभी, वो अगर याद है तो आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली द रिजल्टेंट फार्मूला विच वी गेट आफ्टर डिराइविंग दिस होल बोर्ड। ओके चलो समझ में आया आपको। अब मैं इस फार्मूले को लिखकर इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ और कब अप्लाई करना है, कैसे इसमें वैल्यू पुट करना वो मैं लिखवाता हूँ। देन आफ्टर डैट इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना। चलो क्लास कैसा लग रहा है बताओ, कुछ कमेंट करो भाई, कमेंट करके बताओ यस सर बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है सर बहुत बकवास पढ़ा रहे हो सर, या बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, है ना। आपका कमेंट अगर आप करोगे तो मुझे अच्छा लगता है ना। जैसे अगर आप कुछ अच्छा करके आओ, मान लो आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आओ, है ना, और आप अच्छा मार्क्स लाओ घर पे और बताओ कि अंकल पापा चाचा दादा दादी, है ना, मम्मी, किसी को ही बताओगे कि मम्मी मेरे को इतना मार्क्स आए, तो बोलेंगे ना कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किए, और तुमको अच्छा कुछ खाने पीने को देंगे। तो अगर तुम मेरे को अगर बोलोगे, कमेंट करोगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाए, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो और मेरे को बताओगे सर
आप बहुत अच्छा कर रहे हो और भी मेहनत करो, तो मैं मेहनत करूँगा। और अगर तुम बोलोगे बहुत अच्छा करो तो मैं भी जाकर कुछ खरीद कर लाऊंगा, मैं खाऊंगा अपने लिए, है ना। तुम तो नहीं आओगे खिलाने के लिए और मेरी मम्मी भी नहीं आएगी क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, है ना। चलो आगे आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उस पर ध्यान दो। डेट इज μ2 बाई वी माइनस ऑफ μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इसी पे क्वेश्चंस आपको पूछेगा। बट ये फार्मूला कब अप्लाई करना है ना। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखना है इसके लिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर यूजिंग दिस फार्मूला, है ना। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रख कर इस फार्मूले को आपको यूज करना है, नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाओगे। लिखा रहता है ना, जहाँ पे कोई गुमटी देखोगे या स्टेशन के आसपास देखोगे, जब प्लेटफॉर्म जहाँ चढ़ने वाला रहता है ना, सीढ़ी वाला, तो वहाँ पे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर इस सावधानी को आप लोग नहीं देखेंगे तो दुर्घटना हो सकता है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला कॉन्सेप्ट जब भी फार्मूला को यूज करो तो दिमाग में आपको आना चाहिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसका मतलब सावधान। यहाँ पे फार्मूला आपको आती है बट सावधान हो जाओ कि कैसे यूज करना है इसे, है ना। चलो अब देखो, तो क्या है, पहले तो हम लोग लिखेंगे μ2 कौन सा होगा। तो सबसे पहली बात μ2 कौन सा होगा, तो देखो μ2 होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही होगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही होगी। तो कैसे क्या लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which लाइट इज गोइंग। हिंदी में भी कोई लिख सकता है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर, ये ध्यान देना, आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। ओके जी। अब μ1 कौन सा है भाई, तो μ1 है सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसमें था जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, μ1 किसमें, जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग, जिसमें जा रही है μ2, जिससे आ रही है μ1। एक चीज़ याद रखना है, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पैराएक्सियल रेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली एप्लीकेबल फॉर पैराएक्सियल रेज। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ओनली एप्लीकेबल फॉर पैराएक्सियल रेज। हर हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होगा, पैराएक्सियल रेज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ओके चलो अब देखो भाई भी क्या है, भी क्या है, तो भी क्या है, दैट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, यू और भी का फॉर्मूला जब भी पुट करें, यू और भी का फॉर्मूला जब भी पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ यू एंड भी विथ साइन। ऑलवेज इस चीज़ को देखना है, विथ साइन। यू और भी का वैल्यू जब भी पुट करे तो साइन के साथ पुट करे, बस। अच्छा आर, एक चीज़ और भी तो है, आर आर आर, तो मैं कहाँ लिख दूँ आर, चलो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोग इसको नीचे लिखना बेटा, ठीक है, रेडियस ऑफ
कर्वेचर। ओके, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा उसका कर्व को देख के हम लोग करेंगे, है ना, कि सेंटर उसका किधर है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और इस चीज़ इतनी सारी ये जो पॉइंट्स मैं बताया 1 2 3 4 एंड 5th एंड 6th, ये 6th फार्मूला जो मैं 6 पॉइंट जो मैं बताया वो 6 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है और उसको दिमाग में रख कर यूज करना है, अंधे की जैसा यूज नहीं करना है। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, मेहनत 2 लोग करते हैं, एक रिक्शा चला जो रहा है आदमी या कोई मेहनत वाली काम कर रहा है आदमी, वो भी एक मेहनत कर रहा है, और एक डीएम या फिर एक बड़ा प्रोफेसर, एक टीचर जो एसी क्लासरूम में बैठ के क्लास ले रहा है, वो दोनों में क्या फ़र्क है इसको समझो। मेहनत दोनों आदमी 6-6 घंटा का कर रहा है। कोई 6 घंटा का मेहनत करके सिर्फ रात के खाने के लिए कमा पाता है, और कोई 6 घंटा मेहनत करके पूरे अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को भी खिला सकता है। तो ये बातें आपको समझना पड़ेगा। मेहनत करना है, बट मेहनत उस तरीके से आपको नहीं करना है कि बस जानवरों की तरह लग गए। मेहनत उस तरीके से नहीं करना है कि अपने शरीर से लग गए, आपको दिमाग से लगना पड़ेगा। जिस दिन आप दिमाग अपना खोल कर और दिमाग से लग गए, आपकी सक्सेस आपके हाथों में होगी, है ना। चलो, ज़्यादा बात हम लोग बाद में करेंगे। ओके, तो ये आज हम लोग पढ़े। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलो। कितने मिनट का वीडियो हो गया? चलो, मैं पहले क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, फिर मैं देखता हूँ कितने मिनट का वीडियो हो गया। क्वेश्चन है ओके, कह रहा है इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसके अंदर का μ2 है एंड इधर का μ3 है। ओके, समझ में आया? दिस इज μ1 μ2 एंड दिस इज μ3। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r है। ओके, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड फोकल लेंथ। सर ऐसा तो कुछ पढ़ाया हो नहीं सर अभी तक, फोकल लेंथ की तो बात ही नहीं की हो, आप यहाँ पे बोल रहे हो फोकल लेंथ चाहिए, कैसे करेंगे सर? सिंपल सा बेटा, देखो जब मैं मिरर फार्मूला जब पढ़ा रहा था, जब मैं मिरर बता रहा था, तब मैं मेरी फोकस का पहले डिफिनेशन में बताया था कि व्हाट इज़ फोकस, व्हाट इज़ प्रिंसिपल फोकस बेसिकली। तो मैं बताया था जब पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती थी, डेट इज द पॉइंट ऑफ फोकस। क्या बोलता था कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ कहीं पे भी इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को ही हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मिरर में बताया था कि मान लो बेटा अगर ये मिरर है, ओके, अगर मान लो ये मिरर है, इधर से रे ऑफ लाइट गई, रिफ्लेक्ट करके इधर से आ गई, मान लो इधर से रे ऑफ लाइट गई, रिफ्लेक्ट करके इधर आ गए, तो देखो ये बेसिकली पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही थी और इंटरसेक्ट यहाँ पे किया। दिस मीन्स दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ओके, चलो, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को बोलेगा प्रिंसिपल फोकस कौन सा है। तो सिमिलरली हम लोग प्रिंसिपल फोकस अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेना पड़ेगा भाई। चलो, इधर से भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट लिए, है ना, और मान लो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, है ना, दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल फोकस। कुछ दिख रहा होगा, अब देखोगे सर ये क्या था सर, ये और ये फोकस क्यों बोले, तो देखो बेटा पहला रिफ्रैक्शन तो इसके कारण होगा, दूसरा इस सरफेस पे होगा, है ना,
तो पहला इस सरफेस होगा, लेट दिस सरफेस भी S1 एंड दिस सरफेस भी S2। ओके, दो रिफ्रैक्शन होगा, एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा, एक रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा, है ना। तो हम लोग इसका फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, है ना। तो बेसिकली फोकल लेंथ तो ये होगा अपना, तो ये निकालना चाहते हैं फोकल लेंथ क्या होगा। चलो देखो इधर, देखो इधर, है ना। अब ये जो विड्थ जो है बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। ओके, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत विड्थ जो है बहुत पतला है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके, आ जाओ। क्या करेंगे हम लोग कि देखो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो, तो मैं हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 डेट इज S1। S1 पे पहले रिफ्रैक्शन होगा, तो जो भी डाटा हम लोग को ज़रूरत है वो उसको हम लोग लिख लेंगे पहले। क्या क्या ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे बताओ म्यू2 का वैल्यू क्या होगा, म्यू2 ही दिया हुआ है ना, एंड म्यू1 ही दिया हुआ है। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख लो म्यू2 इज म्यू2 एंड म्यू1 इज म्यू1। ओके, भी तो हम लोग निकालना है, यू हम लोग को क्या पता है, डेट इज माइनस इनफाइनाइट। पैरेलल रेज ऑफ लाइट मतलब कहीं दूर से आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट। ओके, एंड आर यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, डेट इज इसी डायरेक्शन में आर है कहीं ना, तो मैं लिख देता हूँ प्लस आर, R1 इज हियर प्लस आर। ओके, अब मैं फार्मूला यूज करूँ क्या, हाँ सर यूज कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूँगा, म्यू2 बाई V1, कहाँ पे बन रहा है इमेज मुझे नहीं पता, मैं V1 लिख देता हूँ, माइनस ऑफ म्यू1 बाई माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में कर दूँ, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस ऑफ म्यू1 अपॉन आर। लिख सकता हूँ R1 डेट इज R। ओके, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू2 इंटू आर अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1। लिख सकता हूँ क्या, म्यू2 इंटू आर अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं। दिस इज द V1, मतलब ये जो डिस्टेंस आया दिस इज V1। ओके, अब रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस क्या होगा, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, मैं इसे इरेज करूँ, चलो मैं कर देता हूँ, है ना, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। ओके, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, जो काम का है वो तो लिख ही दिए अपना। तो मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्शन एट S2। ओके, सेकेंड सरफेस। तो मैं क्या लिखूँगा बताओ, उसके लिए क्या लिखूँगा कि म्यू2 क्या हो गया बताओ, म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग। लाइट किस में जा रही है, इस मीडियम में, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू3 एंड म्यू1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू2, जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है किससे, इस मीडियम से। ओके, u इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे देखो u ये वाला जो डिस्टेंस है डेट इज V1, इसके लिए ऑब्जेक्ट की काम करेगा। अब देखो स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे है और डिस्टेंस इधर है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस अगर ये साइड है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का उसी डायरेक्शन में है, यानी हम लोग यहाँ पे प्लस में लिख देते हैं, डेट इज म्यू2 बाई आर अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1। ओके, और अगर यहाँ पे R2 की बात करें तो ये भी प्लस R है। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर दो भाई, अब हम लोग इसको सॉल्व कर दो। तो जो बेसिकली इमेज बनने वाला है V, तो V इज बेसिकली क्या होने वाला है, फोकस होने वाला है। तो मैं फोकल लेंथ लिख दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि म्यू3 बाई एफ, है ना, माइनस ऑफ म्यू1 इज व्हाट, म्यू2 बाई म्यू2 इंटू आर अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1 इज इक्वल टू म्यू3 माइनस म्यू2 अपॉन आर। लिख सकता हूँ, इसका मतलब 1 बाई एफ या फिर म्यू3
बाई एफ इज इक्वल टू, यहाँ से देखो कैलकुलेट कर तो μ2 ने μ2 को मार दिया, जिसको कहते हैं खून कर दिया, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई आर प्लस ऑफ μ3 माइनस μ2 बाई आर। ओके, अब अगर बेटा इसको तुम सॉल्व करोगे तो लिखोगे μ3 बाई एफ, देखो μ2 यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा μ3 माइनस μ1 बाई आर एंड हेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे f इज इक्वल टू, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एंड हेंस f इज इक्वल टू r μ3 इंटू r बाई μ3 माइनस μ1। दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ, सिंपल सा फोकल लेंथ क्या है μ3 इंटू r बाई μ3 माइनस μ1। ओके, समझ में आया, बोलो आया कि नहीं आया, है ना। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तब तक इसको आप लोग छापो, है ना। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन जो हो गया आपका, अब इसके हम लोग इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से इजी क्वेश्चंस होंगे और इस पर और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बोलोगे तो मैं इस पर एक वीडियो और कर दूंगा, है ना। चलो मैं कर दूंगा एक वीडियो इसका, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का वीडियो होने वाला है ना, तो इसको एंड अप करते हैं और एक वीडियो और कर लेंगे इसका। ओके, चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मान लो इस तरीका का कोई एक स्फेरिकल सरफेस है और इस सरफेस को प्लेन मिरर की तरह बना दिया गया, मतलब सिल्वर्ड कर दिया गया। दिस इज बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दिस इज बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर P। ओके, दिस इज बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर और इसका ये रेडियस मान लो इसका रेडियस ये R है। ओके, समझ में आया, बस यही चीज़ दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या करा है सुनो। अच्छा, एक चीज़ और दिया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ2 इज इक्वल टू 1.5 और कुछ भी नहीं, और ये एयर है मतलब μ1 इज इक्वल टू 1, इधर भी एयर है, ठीक है। बस क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सिल्वरिंग द प्लेन सरफेस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सिल्वरिंग द प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस को जो सिल्वर्ड किए हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सिल्वरिंग द प्लेन सरफेस फ्रॉम पोल so that final image is also found at find the distance of silvering the find the distance of silvering the plane surface from the pole so that final image is also found at P। ओके, बस ऑब्जेक्ट कहाँ पे दे रखा है वो आपको नहीं बताया, मतलब ये कह रखा है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है कहीं पे और इससे जिसका जो फाइनल इमेज बनेगा P पे बनेगा। तो ये बोल रहा है सिल्वरिंग जो प्लेन सरफेस के हैं, क्या ये सिल्वरिंग यहाँ से हो जाना चाहिए था या यहाँ होना चाहिए था या और दूर होना चाहिए था। प्लेन सरफेस जो होगा वो कहाँ पे होता, मतलब इस P से कितना दूर होता, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा देखो बेटा, यहाँ पे क्या क्या होने वाला है सो समझो कि मान लो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है
बहुत दूर से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और इसका इमेज कहीं पे बनेगा और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। मतलब एक रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और उसका फाइनल इमेज यहीं कहीं पे बनना चाहिए। ये बोल रखा है भाई, फाइनल इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। ओके, चलो चलते हैं, हम लोग करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो क्या करेंगे भाई बताओ, क्या लिखेंगे, μ2 इज इक्वल टू 1.5 अपने को मालूम है। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है किसमें, इसमें जाएगी, इधर से आ रही है। एंड μ1 इज इक्वल टू 1। ओके, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -∞, नहीं पता कितना, बहुत दूर है। r इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, दे रखा है +r, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 1.5/v दैट इज μ2/v, ऐसा लिख देता हूँ ना, फार्मूला पहले लिख देता हूँ, μ2/v माइनस ऑफ μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब वैल्यू पुट करते थे, 1.5/v माइनस ऑफ μ1 दैट इज 1/u, u कितना है -∞ दैट इज प्लस हो जाएगा और वहाँ से हो जाएगा 1.5 माइनस 1/r। तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो जाएगा, v इज बेसिकली 3r, v जो बेसिकली आपका आ रहा है 3r आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, 3r आएगा, है ना। v इज बेसिकली 3r, और ये जो 3r आ रहा है बेटा वो +3r आ रहा है, वो क्या आ रहा है, +3r आ रहा है। मतलब इससे कितना दूर पे बनने वाला है इमेज, +3r पे बनने वाला है भाई। कितना दूर पे बनने वाला है, +3r पे बनने वाला है। मतलब कि अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो यहाँ से कितने दूरी पे बनने वाला है, अगर ये r है तो 2r होता, तो 2r होता तब ना बाहर बनता, तो 2r तो मिरर तो पहले कहीं पे प्लेस करना पड़ेगा ना। यानी कि जो मान लो ये v आया वो कितना आया, 3r के बराबर आया, 3r के बराबर आया। मतलब इमेज जो कहीं इधर बना है 3r, मतलब जो स्फेयर, अगर स्फेयर देखो ऐसा रहता कुछ, यहाँ तक आ जाता क्या, ये r है तो ये 2r होता, है ना। बट 3r बना, मतलब इमेज कहीं पे इधर कहीं बना है। अगर इमेज इधर कहीं बना है तो दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर, और कैसा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी कि v इज इक्वल टू +3r जो आया, जो उसके लिए लेट मैं यहाँ पे I1 लिख देता हूँ, ये I1 जो है इस प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और कितने डिस्टेंस पे काम करेगा ये, लेट दिस बी x, है ना, कितने डिस्टेंस पे काम करेगा, x। तो मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ बताओ, मैं लिखूँगा कि इमेज formed after refraction, image formed after refraction will acts as object, image formed after refraction will acts as object for, will acts as ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्चुअल ब्रैकेट में, है ना, विल एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर, ओके। अब मैं ये माना हूँ x, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस बेसिकली ये भी x होना चाहिए। तो अब ये x और ये x कितना हो गया, 2x, that is 2x is equal to 3r, it means x is equal to 3r/2, it means x is equal to 1.5r। इसका मतलब ये हुआ
कि सिल्वरिंग कितने दूर पे किए करना था हम लोग को। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वरिंग कितने दूर पे करना था, 1.5 आर पे। मतलब ये अगर आर है तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 0.5 आर एंड दैट्स इट। और ये इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ओके, और भी क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर कहीं पे भी किसी तरीका का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो उसके लेकर कमेंट मत करना, आप देख लेना। अगर आप खुद से सही कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, हाँ अगर गलत है तो बोल सकते हो। लेकिन अगर स्पेलिंग मिस्टेक या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कोई अगर स्टूडेंट पीछे नहीं बैठा है, कैमरे के सामने पढ़ा रहे, तो मेरे सामने तो कोई कैलकुलेशन करने वाला है नहीं, मैं खुद से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो हो सकता है भाई कैमरे के सामने हो सकता है कभी कोई गलत हो जाए, तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ रहे तो मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं जब भी व्हाट्सअप में खोलता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ, और बेसिकली मैं रात को तो बिल्कुल 11 बजे के बाद मैं देखता हूँ, बच्चों के मैसेज देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो जो मेरा एक टारगेट है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरा इस तरह का जो एजुकेशन जो मैं दे रहा हूँ फ्रॉम बेसिक लेवल टू IIT JEE लेवल, तो मैं उन सारे गरीब से गरीब विद्यार्थियों तक पहुँचना चाहता हूँ जिनके पास ना तो कोई सब्सक्रिप्शन लेने का पैसा है, ना कोई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का पैसा है, समझे। तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो यही चीज़ को पढ़ाने के लिए कोई 1 लाख कोई 10,000 का सब्सक्रिप्शन ले रहा है, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो उन बच्चों को तक फैलाएं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।